गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन अकेडमी पर। तो आज का जो हमारा सेशन यहां पर होने वाला है वो संबंधित है यहां पर कंप्यूटर के प्रश्न से। कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो हर एक एग्ज़ाम में 6 से 7 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने पिछले एग्ज़ाम की, तो जो कंप्यूटर के प्रश्न थे उनसे अगर हम बात करते हैं तो आपको जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उससे आपको लेवल थोड़ा यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो कंप्यूटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे यहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है और आपको जो है जो प्रश्न की जो क्वालिटी है वो भी आपको बढ़ानी होगी। और एक तो यहाँ पर अच्छा खासा पोर्शन ये कवर करता है आपके मेरिट डिसाइड करने में, और साथ साथ जो है हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो मेन पोर्शन है कि हम यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रश्नों को भी जो है हम देखते हैं। लेकिन यदि हम अगर हम बात करते हैं या यूपी का कोई पेपर हुआ है वहाँ से कोई अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो वो भी हम यहाँ पर जो है कंसिडर करते हैं, ताकि अगर कहीं से भी वो पेपर यहाँ पर पिछले प्रश्नों को उठाता है तो आप इजी तरीके से उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाए। और साथ साथ हम यहाँ पर अपने प्रश्नों को डिटेल में बात करते हैं, विस्तार में बात करते हैं, ताकि विस्तार में बात करने से ये होता है कि अगर उससे संबंधित कोई और प्रश्न यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इजीली तरीके से उसको भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, ये प्रश्न उत्तराखंड में पूछा गया था यूडीए एलडीए में 2003 में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार कितने हैं। अगर हम बात करते हैं यानी कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है, ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। सर्वर जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो जो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर सी। और डिटेल में अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो हमें दो टाइप की यहाँ पर दिखाई पड़ती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को ही हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर को ही हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं जो हमारी मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो दो तरीके की कंप्यूटर की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी को ही हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक या ऑप्टिकल, इन दोनों को ही हम यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप यहाँ पर हो सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर इसका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को ही हम सेकेंडरी मेमोरी के टाइप में यहाँ पर रखते हैं। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है जो आपकी पेन ड्राइव है, ये भी यहाँ पर इसकी जो है जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम इसको रखते हैं, पेन ड्राइव को भी। या अगर हम बात करते हैं डीवीडी फॉर्म में, या हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये सब जो फॉर्म है ये इसकी सेकेंडरी मेमोरी की यहाँ पर फॉर्म है। तो ये था हमारे यहाँ सेकेंडरी मेमोरी संबंधित। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर जो हमारी इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी में सबसे अच्छा जो एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है यहाँ पर रैम का, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। फिर दूसरा जो उदाहरण है हमारे पास वो है यहाँ पर रोम का। रोम को भी यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखते हैं। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था कंप्यूटर की जो मेमोरी है उससे संबंधित। इस हिसाब से जो हमारे पास सर्वर है वो यहाँ पर मेमोरी नहीं है। सेमीकंडक्टर को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी है। राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, लोअर मेंस में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसको रखने का कारण हमारे पास यही था कि यहाँ पर जो इस तरह के जो प्रश्न है वो आपको रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न है हमारे पास कि डेजी व्हील प्रिंटर का कौन सा प्रकार है। देखो, डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो एक तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर है। कई बार जो एग्जाम में यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं कि इसको हम यहाँ पर लेज़र प्रिंटर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर सही नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर, या अगर इसको हम बोलते हैं डेजी मैट्रिक्स प्रिंटर भी इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो उसका नाम है वो है यहाँ पर लाइन प्रिंटर। ये तीनों ही जो प्रकार हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी लाइन प्रिंटर, ये तीनों ही प्रकार जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर टाइप हैं। तो ये प्रश्न था यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि WWW का आविष्कार कौन है। इसका जो आविष्कारक है वो है यहाँ पर टिम बर्न ली। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लगातार ये एग्जाम में ये यहाँ पर पूछा जाता है। बात करते हैं डिटेल में इस प्रश्न के बारे में।
तो जो डब्ल्यू है इसका जो फुल फॉर्म है, कई बार वो भी एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछी जाती है। तो जो उसकी फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड और वेब। इन्होंने इसका जो आविष्कार किया था वो यहाँ पर किया था 1989 में। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। अगर हम बात करते हैं, ये एक तरीके का जो है, एक तरीके का पोर्टल है जो आपस में जो हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली ने, और वर्ल्ड वाइड वेब इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वो यहाँ पर क्या कहलाता है। देखो, जो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। इससे संबंधित है वो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर TCP/IP। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो जो TCP की जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर ट्रांसमिशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका यहाँ पर किस तरीके से ये पूरा काम है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर IP की। तो IP की जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम समझते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। ये दो टर्म हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो इंटरनेट पे जितना भी हमारे पास डाटा है वो पैकेट फॉर्म में होता है, और इस पैकेट फॉर्म को ही कोई भी, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो इस पैकेट फॉर्म में ही डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इस जो पैकेट फॉर्म है इसको ट्रांसफ़र करने का काम यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। अब हमें इस तरह समझते हैं कि ये आप कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर अपने कंप्यूटर में सर्च कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो ये यहाँ पर इसका ज़रूर कोई ना कोई यहाँ पर IP एड्रेस होगा, और IP एड्रेस सभी जो सर्च इंजन्स होते हैं उनका यहाँ पर अलग अलग IP एड्रेस होता है, जितने भी आपके लैपटॉप या जो PCs वगैरह होते हैं। तो अब जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी बनती है TCP की, तो वो आपको यहाँ पर आपके सर्च करे हुए किसी भी आपकी जानकारी को यहाँ तक आप तक पहुँचाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। इस जो पैकेट फॉर्म में ये डाटा है, ये एक तो यहाँ पर बिल्कुल ही अरेंज फॉर्म में हो, यानी ये बिल्कुल ही यहाँ पर व्यवस्थित फॉर्म में हो, अरेंज फॉर्म में हो, और ये जो है पूरा का पूरा कोई भी जो पैकेट है वो यहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ये पूरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर TCP की। अब जो IP एड्रेस है उस IP एड्रेस पर इस पैकेट फॉर्म को पहुँचाने का काम ही यहाँ पर इन दोनों के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अब कोई भी पैकेट गुम ना हो, जब भी किसी पैकेट को यहाँ पर हम भेजते हैं तो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया और पूरी जानकारी को सही जगह पर पहुँचाने का काम इन दोनों के माध्यमों से ही किया जाता है, यानी TCP और IP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर B। तो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट से एक ओर से दूसरी ओर भेजने को हम परिभाषित क्या करते हैं, TCP/IP। तो आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि साइबर लॉ की जो शब्दावली है डोस का यहाँ पर क्या अर्थ है। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जितना भी हमारे पास यहाँ पर साइबर लॉ है उसकी अगर हम बात करते हैं, उसकी जो यहाँ पर डोस की जो फुल फॉर्म है तो वो है यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विसेज। सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर A, डिनायल ऑफ सर्विसेज। कई बार हम डोस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यहाँ पर मेजर करते हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि साइबर लॉ की शब्दावली में, तो डिनायल ऑफ सर्विसेज का सही आंसर यहाँ पर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी एक्सक्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल भेजने पर इसको हम क्या बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं डिटेल में, इन दो जो हम कन्फ्यूजन होते हैं वो ईमेल स्पैमिंग और ईमेल बॉम्बिंग पर यहाँ पर हम कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं किसी निश्चित पते पर एक ही ईमेल संदेश बार बार भेजना जो है वो ईमेल बॉम्बिंग है, और ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत एक ही ईमेल संदेश को सैकड़ों या हजारों प्रतियोगी जो यूजर्स हैं उनके पास भेजना जो है वो ईमेल स्पैमिंग है।
यानी इसमें यहाँ पर जो जो वर्ड है वो ये है कि एक ही ईमेल को जब आप एक ही बार एक ही यूज़र को भेजोगे तो वो है ईमेल बॉम्बिंग, और जब एक ही ईमेल अलग अलग यूजर्स के पास जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ईमेल स्पैमिंग। तो ये यहाँ पर इनके अंदर महत्वपूर्ण अंतर था। यहाँ पर पूछा गया है कि बार बार एक ही ईमेल जो संदेश भेजना है तो एक किसी यूजर्स को, तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान यहाँ पर करती है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर यूनिक्स। यूनिक्स एक तरीके का ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है जो यहाँ पर इसको बनाया गया था यहाँ पर 1969 में। 1969 में यूनिक्स एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो यहाँ पर आपका मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र जो यूज़ कर सकते हैं इसको, एक साथ ही कई जो व्यक्ति हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो बनाया गया था वो AT&T के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। यूनिक्स प्रोग्राम एक ओपन सोर्स जो है परिचालन तंत्र है कंप्यूटर का। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि एक लोकप्रिय विंडोज़ इन्वायरमेंट विंडो 3 जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कब किया गया था। तो इसको जो विकसित किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 1990 में, 1990 में इसको यहाँ पर विकसित किया गया था। और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला थी जिसको विकसित किया गया था विंडोज़ 3 श्रृंखला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। 1990 में इसको यहाँ पर हमने विकसित किया था और 2012 तक ये जारी रहा। और विंडोज़ 8 जो है द्वारा इसका नवीनतम जो अब अभी हम देखते हैं विंडोज़ 10 भी है और कहीं कहीं आप देखते हैं विंडोज़ 11 या 12 भी आपको देखने को मिलती हैं। तो अब इसके जो नवीनतम संस्करण है वो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं विंडोज़ 3 जो 1990 में यहाँ पर बनाया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वह क्या है। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर मैग्नेट्रोन ट्यूब, यानी माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोमेट्रोन ट्यूब का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो मैग्नेट्रोन ट्यूब है वो एक काफ़ी पावरफुल वाली जो है यहाँ पर माइक्रोवेव को जनरेट करती है। और माइक्रोवेव का यहाँ पर क्या काम है, वो माइक्रो ओवन में यहाँ पर यूज़ की जाती है। ये एक तरीके से यहाँ पर निर्वात में इसको हम निर्वात नलिका के रूप में हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोवेव यहाँ पर निकलती है। ये एक तरीके की यहाँ पर ट्यूब है जिसमें काफ़ी पावरफुल माइक्रोवेव यहाँ पर पैदा करने वाली एक जो है निर्वात नलिका इसको हम बोल सकते हैं या एक पाइप है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो धारा है उसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रक्रिया से सूक्ष्म तरंगें जो हैं माइक्रोवेव जो हैं वो उत्पन्न की जाती हैं। आजकल इसका प्रयोग जो है वो माइक्रोवेव में किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न जो ट्रांसमिशन है वो उदाहरण यहाँ पर है आपका सिंपल कम्युनिकेशन का। सिंपल कम्युनिकेशन का यहाँ पर उदाहरण है। और टेलीविज़न और रेडियो जो ट्रांसमिशन है वो सिंपल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। सिंपल लाइन केवल एक दिशीय सूचना का वहन करती है। तो ये यहाँ पर समझना महत्वपूर्ण था कि केवल जहाँ पर आपके पास केवल एक दिशा में ही संचारों का प्रवाह होता है उसको हम सिंपल कम्युनिकेशन यहाँ पर बोलते हैं। और टेलीविज़न जो है हमारा वो सिंपल कम्युनिकेशन यहाँ पर है। ऐसे ही हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्या है, रेडियो भी हमारे पास क्या है, सिंपल कम्युनिकेशन है। तो इतने प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा है आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आपको ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।